जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत राग दरबारी उपन्यास का वाचन कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट अभी से लेक्चर शुरू करें वो पहले प्लेलिस्ट में पहला वीडियो जरूर देख कर आए, तो ही उनको उपन्यास समझ में आएगा। साथ ही चैनल पे आपको और भी उपन्यास कराए गए हैं जो आपके सिलेबस में लगे हैं। और किसी को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, तो ये है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। एक क्लास रात को 10 बजे चलता है। आपको मेरी पढ़ाई की पद्धति समझ में आती तो आप बराबर के लिए इस पे जोड़ सकते हैं, बाकी तो हम यूट्यूब पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। प्रीवियस की क्लास में आपने देखा कि कैसे जो है पूरे गांव में जो है बद्री जो अपना जो उनका चेला था, छोटा पहलवान जो कुसार का लड़का था, तो उसको साफ साफ बोल दिया कि देखो, मेरा विवाह पे जो है उससे गायदीन की लड़की बेला से होने वाला है। वो भी बड़े आश्चर्य में हो गया। और अब आगे देखिए क्या होता है। उस गांव में एक दुखी लड़का था जिसका नाम रूपन बाबू था। रूपन बाबू मतलब बैद का छोटा वाला लड़का। कुछ दिन पहले उसका रूप लंबा चौड़ा और रुतबा ऊंचा था, क्योंकि उसके बाप का नाम वैजी था और इसके अलावा उसका अपना एक भी नाम था। वे 10वें दर्जे में कई वर्षों से पढ़ रहा था। और तो और विद्यार्थियों का लीडर था। तहसीलदार उसका अमजोली, थानेदार उसका दरबारी और प्रिंसिपल उसका माता था। वो बोधो कॉलेज के मास्टर के व्यवहार और आचरण से असंतुष्ट रहता था, और मास्टर लोग उसे क्या कहते थे? भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम। ये क्वेश्चन आ सकता है। और पिताओं का पिता मानते थे। घर पर उसकी हैसियत एक तेज तर्राक बछड़े जैसी थी, और ये निश्चय था कि देश के राजनीतिक चारागाह में स्वच्छंद चलने वाली होनहार संतानों की तरह किसी दिन वो भी चलने की कला सीख जाएगा, और बाप के मर जाने यानी बैद जी के मर जाने पर इधर उधर के रास्तों में साल 6 महीने बिताकर किसी दिन वो अपने बाप की जगह पर चुगाली करने बैठ जाएगा। 5 महीने पहले उस गांव में एक लड़का आया था जिसका नाम क्या था? रंगनाथ। लोग उसके बड़प्पन को पहचानते थे क्योंकि उसके मामा का नाम वैजी था, और इसके अलावा उसे अपना भी एक बड़प्पन था। उसने इतिहास में पास किया था। वो देखने में बड़ा सीधा, पर चाहने पर टेढ़ी बात भी कर लेता था। तब वो प्रत्येक बड़े लिखे भारतीय की तरह वो अपने से असंबंधित प्रत्येक घटना को घटना की तरह देखता और उसे भूल जाता, और बाद में उसके बारे में परेशान भी नहीं होता। इतिहास पढ़ चुकने के कारण उसे राजनीतिक और सामाजिक शोषण और उत्पीड़न की बहुत सी कहानियां आती थी, पर उसके दिमाग में कभी ये आया ही नहीं कि वह इतिहास का एक हिस्सा है, और अगर चाहे तो इतिहास को बिना जुगाड़ सकता है। वो देश के 95% बुद्धिजीवियों में था जिनकी बुद्धि उनकी आत्मतोष ताती उन्हें बहस करने की तमीज सिखाती है। दूसरों को क्या करना चाहिए, उसका क्या ना करना चाहिए, इस पर उनसे भाषण कराती, और न करने के मामले में कुछ इनकी जिम्मेदारी बेहुदा विचार को उनसे कोसों दूर रखती। पर जिस लड़के का नाम रूपन बाबू था वो अब दुखी होने लगा, क्योंकि कुछ दिनों से राजनीतिक पसंद और नापसंदगी में उसे अपनी व्यक्तिगत पसंद घुसेड़नी शुरू कर दी थी, और इसे जो खराबियां उसे पहले नहीं दिखती थी वे अब एक फुटबॉल की तरह दिखती पलकों से लटकी हुई नजर आती। पहले वो कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने पिता का गुलाम पर समझता था, अब उसे जान पड़ता था कि वो निहायत मूर्ख और जिद्दी और मास्टरों के प्रति अपने विद्वेष को पूरा करने वाला व्यक्ति है। कुछ मास्टर पहले उसे मूर्ख और वेदन बॉडम जानते थे, पर इधर कुछ दिनों से उन्हें लग रहा था कि बॉडम होते हुए वो बदमाश नहीं है, वो उनकी रक्षा के लिए है। मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा था। ये बद्री पहलवान जो बैजी का बड़ा लड़का है, वो कुछ दिन पहले उसके ताकत की आखिरी मंजिल जैसे दिखते थे, और उसकी ताकत का अहंकार, पर अब वो उसकी निगाह आसपास के जिलों के गुंडों पर पड़ने लगी थी, जो कभी-कभी सुकालगंज में आते और बद्री से बातचीत करके चले जाते। यानी उसके लड़के के मन में वो बेचैनी पैदा हो गई थी जिसकी वजह से आदमी विभीषण ट्रॉटस्की या सुभाष चंद्र बोस बनकर कुछ कर दिखाना चाहते हो। अंत में फांसी के तख्ते पर जेल में या जयप्रकाश नारायण या अच्युत पटवर्धन के संन्यास से जाकर दम लो। दूसरा लड़का भी कुछ शर्मना सा हो रहा था, क्योंकि इन 5 महीनों में उसने देख लिया था कि जो खेल मजाक में होता उसमें लोगों के हाथ पांव टूटने लगे, यानी कुश्ती में। और हंसकर जो धूल दूसरों की आंखों में झोंकी जाती थी उससे उनकी आंखें फूटने लगी। जब सनीचर के प्रधान बनने की बात उठी थी, या जब छोटे पहलवान जोगनाथ के खिलाफ गवाही देने के गए थे, सब कुछ मजाक जैसा दिखा। और जब उसने देखा कि सनीचर सचमुच ही गांव सभा का प्रधान हो गया और छोटे जोगनाथ को जेल से छुड़ाकर हंसते हुए वापस आ गया, तो उसे बड़ा झटका लगा। ये सनीचर की विजय के दिन उसने बहुत कुछ सोच डाला, और इस दौरान उसे प्रदेश की राजधानियों में न जाने कितने वैद्य और मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कतार में न जाने कितने सनीचर घुसे पड़े दिखे, जिसका नाम रूपन बाबू था। उसके मन में बेचैनी पैदा होने के दिन एक और घटना हुई, पर उस घटना का इस बेचैनी से कोई ताल्लुकात नहीं था। इस लड़के को बहुत दिन से एक लड़की की जरूरत थी, और इस बात को पहचान कर उसने भूल से मान भी लिया था कि उसे सिर्फ बेला की जरूरत है। इसके बाद अपनी उसी इच्छा की जो कीड़ों मकोड़े चिड़ियों जानवरों आदि में मौसम के हिसाब से और आदमी में मौसम हो या ना हो प्रकट होती है, उसने प्रेम का नाम दे दिया, जो हमारे शब्दकोश में शायद कविता के फरेब से आया है। उस लड़के ने ये सोचना शुरू कर दिया कि बेला को प्रेम करता है, और पूरी तथ्यों की जानकारी ना होने से उसने ये भी सोच डाला कि बेला को उससे भी प्रेम है। फिर उसने बेला को एक प्रेम पत्र लिख दिया, जिसका जवाब बेला ने तो नहीं दिया, पर जिसके लिए उसे खुद कई जगह और कई बार जवाब देना पड़ा।
उसने जवाब देते वक्त अपनी ऐंठ तो कायम रखी, पर भीतर ही भीतर वो झेपता रहा। और जिस दिन उसने खन्ना मास्टर से ये सुना कि बेला और बद्री ये आपसी साठगांठ है और बद्री उससे शादी करने जा रहा है, तो उसके मन में बड़ी बेचैनी हुई कि ये तो मैं तो चूतिया बन गया। और पता नहीं कैसे उसी बेचैनी ने उसे प्रिंसिपल वैद जी, बद्री पहलवान, सनीचर सभी के बारे में उल्टा सीधा सोचने पर विवश कर दिया। अभी तक वो यथार्थ का प्रदर्शन करता था, अब उसके जीवन में यथार्थ के दर्शन शुरू हो गए। उसी के साथ दूसरे लड़कों को भी एहसास हुआ कि शोषण और उत्पीड़न की कहानियां रट लेना ही काफी नहीं है। और जिस गधे की पीठ पर सारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों का बोझ लदा हो, वो अंतर्राष्ट्रीय विद्वत परिषद का अध्यक्ष बन जाने के बावजूद मनुष्य तो नहीं होता। और होने के लिए विद्वता का बोझ ढोने के सिवाय कुछ और भी करना होता है। खन्ना मास्टर ने बद्री पहलवान के प्रेम कांड की बात करने के पहले गुरुपन बाबू के एक और भी बात बताई थी कि यह सम्मेलन होली के 3 दिन बाद चांद निकल आने पर सड़क के किनारे एक पुलिया के ऊपर हुआ। वही पुलिया जिस पर बैठकर कुछ दिन पहले रंगनाथ ने रूपन को अपने छत पर अकेले सोने के अनुभव बताए थे। खन्ना मास्टर के साथ मालवीय भी थे। दोनों पहले से पुलिया पे बैठे हुए थे। रूपन बाबू होली के उत्सव में निरंतर भांग पीते रहने के कारण थके हुए अपनी थकान दूर करने के मतलब से यहाँ पे आए थे। पुलिया पर 2 आदमियों को बैठे देखकर उन्हें स्वाभाविक तरीके से कौन है बे, कौन है? रूपन बाबू, नमस्कार रंगनाथ जी, मैं खड़ा खन्ना हूँ। दूसरा कौन है? मालवी, नमस्कार रूपन बाबू, आइए बैठिए। ये मालवी भी था। अपने मास्टर को अभिवादन का एक चलता हुआ जवाब देकर रूपन पुलिया पर बैठ गए। रंगनाथ मास्टरों की दूसरी ओर जाकर बैठ गए। बिग 4 की बैठक शुरू हुई। अब बिग 4 की बैठक में रात के लगभग 9 बजे तक कहीं खामोशी नहीं थी। तहसील के सामने तंबोली की दुकान पर बैटरी वाला रेडियो अभी बज रहा था और फिल्मी गानों के पन्नाले से अरमान, साजना, हसीन, जादूगर, मंजिल, नजूर, तू कहाँ, सीना गले लगा जा, गले लग जा, मचल मचल कर आंधियां, गम, तमन्ना, परदेसी, शराब, मुस्कान, आग, जिंदगी, मौत, बेरहम, तस्वीर, चांदनी, आसमां, सुहाना स्वप्न, जुबन, मस्ती, उबार, इंतजार, बेजार, इस रात, ये सब लगातार गिर रहे थे। भूखमरी देशों में ऐसा लग रहा था कि नवजागरण का संदेश देने के लिए सब प्रकार से उपयुक्त भाषाएं चल रही हैं। इस पर नाले के गिरने की आवाज दूर दूर तक फैल रही थी और उस पुलिया तक भी हवा का झोंका आ ही जा रहा था। आसपास सियार बोल रहे थे और इससे प्रमाणित होता था कि उन्हें सामूहिक रूप से रहने की शक्ति काफी मात्रा में है। और गांव के आसपास सारा जंगल कट जाने के बावजूद अपने देश में उखड़े हुए यहूदियों की तरह वे कहीं कहीं बसने के लिए आंदोलन जैसे छिड़ने वाले थे। पर इन आवाजों को दबा देने वाली सबसे जोरदार आवाज उन ट्रंकों की थी जो हॉर्न बजाते हुए 70 मील फी घंटों की रफ्तार से आते। रात हो चुकी, शहर की किसी बस्ते सस्ते बार में रम की बोतलें लुढ़क रही होंगी, किसी डब में गोश्त और गर्म तंदूरी चल रही होगी, किसी जगह कोई छोकरी बीड़ी की कस लगाती हुई मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कल्पनाएं सैकड़ों मील से आने वाले ट्रक ड्राइवरों को उत्कंठित कर देने के लिए और पाँव को एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से चढ़ा देने के लिए काफी थे। नतीजा ये था कि सड़क पर हर 5 मिनट के बाद कोई ट्रक घरघराता हुआ निकल जाता था और उसके निकलने के बाद पुलिया पर बैठे चारों महापुरुष अपनी सांस रोक लेते। फिर उनके निकल जाने के बाद जो है हम लोग बच गए, इस इत्मीनान के साथ अपनी अधूरी बात को फिर शुरू करते। इन बाधाओं के बावजूद बातचीत चल निकली। खन्ना मास्टर दुखी स्वर में रूपन और रंगनाथ से सहायता की अपील करने लगे कि बचाइए हमें, आपके कॉलेज प्रिंसिपल तो ये सब क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और रूपन बाबू से बोले, इसे पढ़िए, पढ़िए आपके प्रिंसिपल ने क्या लिखा है। रूपन ने कहा, मैं अंधेरे में नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ लेते हो तो सुना दो। तब खन्ना ने जबानी उस पर्चे का सारांश सुनाया। उसका संबंध मालवीय की चाल ढलन से था। अगर इसकी इबारत पर मुझसे विश्वास किया जाए तो मानना पड़ता कि मालवीय को विद्यार्थियों से प्रेम है और कुछ विद्यार्थियों से इनका प्रेम बिल्कुल शारीरिक स्तर का है। पर्चे में ऐसी कई एक घटनाएं लिखी थी जिनमें मालवीय किसी लड़के को अपने साथ शहर ले गए थे और उसे सिनेमा दिखाकर उसके साथ रात बिताकर और उसे आगामी परीक्षा में आने वाले हिसाब का पर्चा बताकर शिवपालगंज आ गए थे। पर्चा किसी साहित्यिक उद्देश्य नहीं बल्कि जनता को सही वाकयात बताने के मतलब से लिखा गया था। इसलिए उसकी वर्णन शैली स्पष्ट, सीधी और कहीं कहीं फूहड़ भी थी। पर्चे में प्रिंसिपल और मैनेजर से अपील की गई थी कि कॉलेज से ऐसे मास्टरों को कान पकड़कर निकाल दिया जाए। खन्ना मास्टर ने पर्चे का सारांश सुनाकर रूपन से कहा, इसके बाद भी आप चाहते हैं कि हम चुप रहें, प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ ना कहें। रूपन ने भंग के जोक में पूछा, तो इरादा क्या है? अरे हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है, ये पर्चा प्रिंसिपल ने छपवाया है, हम उस पर मानहानि का दावा दायर करेंगे और क्या। रंगनाथ ने कहा, बड़े शर्म की बात है। रूपन बाबू लापरवाही से बोले, देखिए सच ये है कि एक जमाने में मालवीय जी के खिलाफ ऐसी बातें उड़ी तो थी। एक लड़के ने मुझे खुद बताया था कि मालवीय जी उसे सिनेमा दिखाने को कह रहे थे। उनकी बात एक विचित्र सी आवाज ने काटी। मालवीय जी बड़े जोर से नाक साफ करने लगे, तब लोगों को मालूम हुआ वो काफी देर से चुपचाप है। कनम मास्टर ने तैस में आगे कहा, यही यही कैरेक्टर असोसिएशन, एक भले आदमी को इस तरह बदनाम किया जा रहा है, आपसे हमदर्दी की उम्मीद है और आप भी इस तरह बात कर रहे हो। ऊपर बाबू निर्दयता पूर्वक बोले, मैंने तो जो सुना वो कह दिया। मास्टर लोग ऐसी हरकतें तो करते ही रहते हैं, ये शिकायत सही भी हो सकती है, वैसे नहीं भी, पर मैं इस तरह की पर्चेबाजी का विरोध करता हूँ। आप इत्मीनान रखें, मैं इसका खुलेआम विरोध करूंगा।
खन्ना कुछ और गर्म उठे, बोले रूपन बाबू, आप वही बात दोहराते जा रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। मालवी के खिलाफ ये झूठा प्रोपेगेंडा, ये कैरेक्टर एसोसिएशन है। कोई किसी के लिए कुछ भी कह सकता है, ये भी तो कोई बात नहीं हुई। वे बोलते रहे, देखते देखिए, कहने को तो लोग बद्री पहलवान के लिए भी कहने लगे हैं ना। जाने क्या अनशन बक रहे हैं, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। रंगनाथ ने ही पहले पूछा, बद्री दादा के बारे में वे क्या बक रहे हैं? अरे अब इधर उधर की भूमिका बात कर खन्ना ने उन्हें बद्री का प्रेम कांड सुनाया, जिसे उन्होंने एक विद्यार्थी से सुना था और जिसे उस विद्यार्थी ने अखाड़े के एक पहलवान से सुना था और उस पहलवान ने पता नहीं किससे सुना था। खन्ना मास्टर ने रुपए और रंगनाथ को रूपन और रंगनाथ को जो रिपोर्ट दी उसमें और बातों के साथ वह भी जुड़ा था कि गया दिन लड़की का ब्याह किए बिना ही 7-8 महीने बाद नाना बनने वाले हैं और रूपन बाबू को उपहार के रूप में एक भतीजा मिलने वाला है। खबर इतनी जोरदार थी कि रूपन बाबू पुलिया से नीचे गिरते हुए बचे और रंगनाथ ने ये कहकर बात उड़ाने की कोशिश की कि ये भंग का असर है, पर यह स्पष्ट था कि रूपन बाबू लड़खड़ा गए थे। कुछ देर बाद जब वे प्रकृतिस्थ हुए तो उन्हें बहुत सी ऐसी बातें दिखी जिन पर उनकी अब तक निगाह नहीं पड़ी थी। उन्हें याद पड़ा कि बद्री पहलवान इधर कई दिनों से छत पर कसरत करने के लिए काफी देर रुके रहे करते। उस वक्त जीने का दरवाजा ऊपर से बंद कर लेते थे। उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया कुछ दिन रात को कौन सी लड़की रंगनाथ की चारपाई पर आई थी। रूपन बाबू को अब सचमुच भंग की गर्मी का एहसास हुआ और वे बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। रंगनाथ और खन्ना में प्रिंसिपल और उनके साथियों के विरुद्ध चलने वाले 107 के मुकदमे की चर्चा हो रही थी। खन्ना ने आत्मदया के महाकाव्य में एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया। रूपन बाबू थोड़ी देर चुप रहकर उन लोगों को और गौर से देखते रहे। उन्होंने देखा कि खन्ना मास्टर पहले की अपेक्षा अब दुबले हो गए हैं और मालवी जी इतनी देर से चुप बैठे थे, वास्तव में चुप नहीं बल्कि रो रहे हैं। रूपन को गुस्सा आया, पर किस किस पर यह स्पष्ट नहीं था। साथ ही उन्हें इन मास्टरों पर और स्वयं अपने ऊपर तरस भी आया। वे प्रिंसिपल को अनर्गल गालियां बकने लगे और जब रंगनाथ ने उन्हें समझाने की कोशिश की और मास्टरों को उनके पहले की तरह बताना चाहा कि ये कुछ नहीं, सिर्फ भंग का असर है, तो रूपन बाबू ने उन्हें गुड़क कर चुप करा दिया। शहर के एक कोने में ऊंची चारदीवारी से घिरा हुआ एक लंबा चौड़ा बंगला था, जिसकी बनावट से ही लगता था कि वह किसी तालुकेदार को किराए पर रहने के लिए उठा दिया गया था। बंगले के एक कोने वाले एक कमरे में जिला विद्यालय निरीक्षक का दफ्तर था। उसे छोड़कर बाकी बंगले में उनका निवास स्थान था। उनके रहने के पूरे हिस्से का किराया सरकार उसे दफ्तर समझकर देती थी। दफ्तर का पूरा किराया जिला विद्यालय निरीक्षक अपने मकान के नाम पर देते थे। इस तरह के मैत्रीपूर्ण समझौते को अंग्रेजी में ऑफिस कम रेजिडेंस कहा जाता था। हिंदी में उसे ऑफिस कम रेजिडेंस ज्यादा कहते थे। दफ्तर से यानी कोने वाले कमरे के दरवाजे से बैज जी, प्रिंसिपल साहब और रूपन बाहर निकले। बाहर से देखने वालों को यही लगता था जैसे ये तीन चोर बंगले के अंदर कोई करिश्मा दिखाकर गुसल खाने के रास्ते बाहर आ रहे हों। 10-5 कदम चलकर उनकी चाल बारी हो गई और वे लोग इधर उधर देखकर लॉन की लंबाई चौड़ाई और वाटिका की शोभा का निरीक्षण करने लगे। पोर्टिको पर निगाह डालकर रूपन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब की कार बिल्कुल खचड़ा हो गई है। प्रिंसिपल ने उसे उछलती निगाहों से देखा। बोले, भत्ते पर कुछ रोक लगा दी गई है। तभी रूपन ने चारों ओर लॉन बाग इमारत देखकर कहा, जो भी हो ठाट है, सब कुछ फोकट का। पाठक में एक चपरासी दिखा। प्रिंसिपल साहब को देखकर उसने खास किस्म से मुंह बनाया। प्रिंसिपल ने दूसरे किस्म का मुंह बनाकर अपना सारा गोलमोल घुमाया। चपरासी ने तीसरे किस्म का मुंह बनाया था। प्रिंसिपल ने जब से एक अठन्नी निकाल कर उसे देते हुए कहा, अब भाई रोज रोज मांगोगे तो क्या होगा? चपरासी ने सभ्यतापूर्वक कहा, आप ही लोगों का दिया खाता हूँ। रूपन बोले, इसमें क्या शक है? वे जिन्होंने कड़ी निगाह से देखा चुपचाप सड़क पर आ गए। रूपन बाबू की प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ा। वे प्रिंसिपल से हल्के ढंग से कहते रहे, ऐसे मौके पर दो आने से ज्यादा देना ठीक नहीं है। उतने में दो पान आ जाते हैं, पॉकेट में इतना बहुत है। ये शहर का वो बाग था जिसे अंग्रेज लोग सिविल लाइंस कहकर अपने उत्तराधिकारियों और मानस पुत्रों के लिए छोड़ गए थे। सड़क पर आम तरफ बहुत कम लोग थे। कभी कभी कम चमचमाती हुई कार, चाहे सरकार के पैसे की हो, चाहे उधार के पैसे की, चाहे पॉकेट जूम से निकली हो, पैदल चलने वाले भाग्य और भगवान के सहारे अपने बच जाने पर प्रसन्न होता हुआ एक किनारे दुबक जाता। और कभी कभी कोई कचरा करा कचरा कार धीरे से बड़बड़ाती हुई निकल जाती और असली प्राइवेट कार होती तो कभी भत्ते खाने से वह दुबली पतली अनीमिया की शिकार हो जाती। शाम के वही लगभग 4 बज रहे थे। चौथे दर्जे के सरकारी अफसर ऊंचे अफसरों के बच्चों को अपनी साइकिल पर लादे हुए किरकिर करते निकल रहे थे। बच्चे अंग्रेजी स्कूलों से लौटकर वापस आ रहे थे। सबको अपने घर पहुंचकर कोई ना कोई महान संदेश पहुंचाना था। अगर तुम्हारा मम्मी तुमको तुम्हारे ड्राइंग कॉपी नहीं करेगा तो तुमको कल पनिश मिलेगा। इस वक्त पर दो बच्चे बहस करते जा रहे थे। एक साइकिल के डंडे पर, दूसरा कैरियर पे था। उनके बीच में साइकिल के गद्दे पर एक बावर्दी चपरासी थे। वे जी इतनी देर बाद बोले। जब बोले तो उनकी आवाज भरी भरी थी। इन बालकों की शिक्षा देखिए और एक हमारे ग्रामीण स्कूल के बालक, कितना अंतर है। प्रिंसिपल साहब के दोनों हाथ पतलून की जेब में चले गए। छोटे मुंह से कोई बड़ी बात कहने की तैयारी हुई। बोले, सोचता हूँ कि ना हो तो अगली जुलाई से अपने कॉलेज में भी लड़कों के लिए यूनिफॉर्म का चलन लगा ही दिया जाए। बड़ा उत्तम विचार है, वैजी ने कहा। रूपन बाबू पीछे प्रिंसिपल साहब से बोले, कौन सी यूनिफॉर्म चलाएगा, इस चपरासी वाला या उन लड़कों वाला? प्रिंसिपल साहब बोले, रूपन बाबू मैं पूरा सोशलिस्ट हूँ, दोनों को एक समझता हूँ।
मैं आपको मिलाकर तीनों को एक समझाता हूँ। वे लोग कुछ देर चुपचाप रहे। प्रिंसिपल साहब ने बैजी से कहा, इंस्पेक्टर साहब के घर से पीपा वापस लेके आ जाओ। पीपा वापस नहीं आया। वे जी गंभीरतापूर्वक चलते रहे, सोचकर बोले, 10 सेर के लगभग तो होगा ही। जब इतना घी दे दिया है तो पीपे का क्या सो। प्रिंसिपल बोले, हंसे, जाने दीजिए, जब गाय ही चली गई तो पैगए का क्या अफसोस। वही तो। बैजी और भी गंभीर हो गए और कथा बांटने लगे। जब हाथी दान कर दिया तो अंकुश का क्या झगड़ा। राम ने ही जब विभीषण का राज तिलक किया है तो जामवंत बोले कि महाराज सोने का एक भवन तो अपने लिए रख लिया होता। उस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज क्या कहते कि हे जामुन, विकृते करनी किम कुसे विवादा। हाथी बेच देने पर अंकुश का क्या झगड़ा। प्रिंसिपल के मन में जैसे एक कांटा उखड़ गया। किसी उच्च कोटि के भाग्यवादी की तरह सिर हिलाकर उन्होंने बहादुरी से कहा, तो ठीक है, जाने भी दीजिए, क्या रखा है इस पीपे में। और रूपन बोले, पर बात उसूलन गलत है, उन्हें पीपा वापस कर देना चाहिए था। अरे बाहर नए पीपा कहाँ से लाया जाएगा। उन्होंने प्रिंसिपल से आग्रहपूर्वक पूछा, आपको कुछ कहते हुए झिझक लगती हो तो मुझे हुक्म कीजिए, मैं वापस मंगा लाऊं। पर उन्हें किसी ने हुक्म दिया ही नहीं। वे लोग बाजार में आ गए। आज भी हिंदुस्तानी शहरों में दो तरह के बाजार होते हैं, एक काले यानी नेटिव लोगों का और दूसरा गोरे सही बाजार। ये दूसरे किस्म का बाजार था। यहाँ अंग्रेजी सिनेमा घर, शराब खाने, होटल, चमकदार दुकानें थीं। बिजली की झिलमिलाते हुए विज्ञापन थे जिनके प्रिय विषय सिगरेट और शराब। यहाँ आकर लगता था कि देश में रोटियां भले ही ना मिले, केक की फ्रात मिलेंगे। और अगर तुम्हारा गला पानी से ना सूख रहा हो तो तुम बियर पीकर तरोताजा हो सकते हो। और अगर जरूरत पड़े तो मद निषेध पर भाषण भी फटकार सकते हो। संक्षेप में यहाँ आने से यही लगता था कि तुम्हें खाने पीने पहनने ओढ़ने का कष्ट तभी तक है जब तक कि तुम जनता हो। और अगर तुम इन कष्टों से छुटकारा चाहते हो तो जनतापन छोड़कर बड़प्पन हथियाने की कोई तरकीब निकाल लो। एक जगह फुटपाथ पर धोती कुर्ता टोपी वाले 4-6 माह से टहल टहल कर गपला लड़ा रहे थे और अपने आप से बहुत खुश भी थे। कभी कभी खुशी के अतिरिक्त में वे एक दूसरे के पैर के पास पान की एक लंबी पेक भी धो देते। रूपन बाबू, जिनका नाम अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हो जाने के बाद हुआ था, बड़े विश्वास से बोले, खुदा अपने गधों को जलेबियां खिला रहा है, हर साख पे उल्लू बैठा है। ये काफी जनसाधारण में बहुत ही प्रचलित और विख्यात है। और इन्हें कहकर रूपन बाबू ने कोई बड़ी मौलिकता नहीं दिखाई दी, पर उन्होंने इन्हें जिस अंदाज से कहा था उससे यही लगा कि वे गंभीर होते जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने उन्हें पुचकारा और वह जी से कहा, चलिए महाराज, कुछ खा पी लिया जाए। लड़की की तबीयत उखड़ रही है। उन्होंने सबसे पहले पान की दुकान खोजने का विचार किया। हिंदुस्तानी के लिए ये कोई कठिन बात नहीं है। रॉबिन्सन क्रूसो के बजाय कोई हिंदुस्तानी किसी एकांत द्वीप पर अटक गया होता तो फ्राइडे की जगह पे वो किसी पान बनाने वाले को ही ढूंढ निकालता। वास्तव में सच्ची हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि वह इंसान जो कहीं भी पान खाने का इंतजाम कर ले और कहीं भी पेशाब करने की जगह ढूंढ ले, पर इस बाजार में पान की दुकान खोजने की जरूरत नहीं थी। दुकानें खुद आदमी को खोजती थी। यहाँ पान की दुकान आगे की ओर थी और पान की दुकानें पीछे की ओर, और दाईं और बाईं ओर भी पान की ही दुकानें थी। ये तीनों आदमी बिल्कुल अपने सामने की दुकान के पास जाकर खड़े हो गए। बड़े से शीशे में बैज ने अपने साफे का कोट ठीक किया। रुपन बाबू ने आंख दबाकर मुस्कुराने की कोशिश की और प्रिंसिपल साहब पान वाले से बात करने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, 3 गिलास जरा गाढ़े मेल का हो। बैजी ने मासूम बनकर पूछा, क्या है भाई ये। प्रिंसिपल साहब ने कहा, कुछ नहीं, बस यही है, पान के पहले पानी का इंतजाम हो रहा है। तमोली ने बंगोल कर 3 गिलासों में डाली। प्रिंसिपल साहब बोली, जरा काली मिर्च और बादाम बोलता हुआ पान होना चाहिए। तमोली की दुकान पर एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ नौजवान की फोटो लटकी थी, जो यकीन किया जाता था उस तुलतुल और बेहुदा आदमी की 10-15 साल पहले की तस्वीर है। रूपन बाबू ने प्रिंसिपल साहब की कोहनी छूकर कहा, यहाँ खंडहर भी नहीं है जो बताते कि इमारत बुलंद थी। प्रिंसिपल साहब ने कहा, किसी दूसरे की तस्वीर होगी। तमोली ने इस अपमान पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं, सिवाय इसके कि भंग बनाने के काम में तेजी आ गई और पूरा काम वो पहलवानी ढंग से करने लगा। रूपन बाबू इस डर से कि चुरा कर भंग बेचने के जुर्म में कोई पुलिस का आदमी तमोली का चालान न कर ले, इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ अंग्रेजी की बाहर थी, अंग्रेजी के विज्ञापन, अंग्रेजी में दुकानों के नाम, गंदे कॉलर वाले, कलर लगदा कपड़ों वाले व्यापारियों की औलादी, आवारा जिसे घूमने वाले बहुत से राजनीतिक कबाड़ी, निगाह से ही सारी दुनिया को परास्त करने वाले ठुड्डी ऊंची किए हुए छके चकाए अफसर, सभी अंग्रेज बोल रहे थे, यानी अंग्रेजी। अंग्रेजी पोशाक में लोग तने हुए आते थे और तने हुए निकल जाते। एक अंग्रेजी सिनेमा के पोस्टर पे एक विलायती औरत लगभग नंगी एक तख्ते पर अधलेटी पड़ी हुई चूमी जा रही थी। 2-4 काले कलूटे मैले कुचैले ये सब भी छपे थे। पास की किसी ग्रामफोन वाली दुकान पर पॉप म्यूजिक का एक रिकॉर्ड बज रहा था और कुछ छोकरे यहाँ भूल करके जो गेहूं उन्होंने खाया है वो अपनी गरीबी का कोड दिखाकर बाहर से मंगाया गया है, हाथ पांव उल जुलूल ढंग से चला चला कर मस्त हुए जा रहे थे। रुडयार्ड किपलिंग का धड़ ऊपर और सिर नीचे लटक रहा था। पूर्व एवं पश्चिम की संस्कृतियां विराट रूप से मिल रही थी। दो लड़कियां झबरे वालों चूड़ीदार पैजामों और जिस्म को पहलवानी ढंग से तान तनने वाले कुर्तों में लैस अंग्रेजी में बात करती चली जा रही थी। रुपन बाबू के मन में आया कि दोनों को दबोच कर कहीं भाग जाए।
अपनी इस जंगली इच्छा को उदात्त रूप देकर उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा, देखा आपने, लगता है सब विलायत से आई हैं, उन्हीं के पेशाब से पैदा हुई हैं। प्रिंसिपल साहब इस निशास्त्र या बहस में नहीं घुसे, सिर्फ वैद्य जी को सुनाने की गरज से बोले, इस कन्ना मास्टर की सोहबत का असर तुम्हारे ऊपर चढ़कर बोल रहा है रूपन, तुम भी अश्लील बोली बोलने लगे हो। रूपन बाबू ने बंद का गिलास दुकान पर ठनाक के साथ रख दिया, बोले, पेशाब अश्लील चीज है, बात पेशाब की नहीं है, खन्ना मास्टर की सोहबत की है। रूपन अपने पिता की ओर मुखातिब हुए, बोले, आप जरा इन प्रिंसिपल साहब को टोक दीजिए, ये खन्ना मास्टर की बात यहाँ ना उठाए, नहीं तो मैं अगर साफ साफ कहना शुरू कर दूंगा तो ये भाग ही लेंगे। वे जी शांति और क्षमा के देवदूत की तरह अपने पंख फड़फड़ाकर अर्थात मूछों पर गिलास से निकल कर आए हुए द्रव को दोनों ओर से पोंछ कर बोले, मुझे बीच में न डालो रूपन, प्रिंसिपल को बड़ा खेद है कि तुम अपने खन्ना की ओर से ज्यादा बोलने लगे हो, स्वयं बात करके ये विषय निपटा लो। वे लोग रिक्शा स्टैंड की ओर जा रहे, ये सुनते ही रूपन अपनी जगह रुक गए। झोला फुटपाथ पर रखकर उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, तो आओ प्रिंसिपल साहब, पहले हम खन्ना के मामले को ही निपटा लेते हैं। प्रिंसिपल साहब ने दूसरी ओर मुंह फेरकर चलते कहा, फिर कभी। रूपन बाबू तहस में आकर बोले, आज का काम कल पर छोड़ने वाले चिड़ीमार कहीं और होते होंगे, इस बात का निपटारा तो अभी होगा, कभी पर छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं होगा। बैद जी को एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग दिख गया, उसके ऊपर एक छोटे मॉडल का मंदिर। शिवलिंग देखते ही बैद जी भक्ति से आतुर हो गए, ये गोरा साई बाजार है जिसमें भगवान का नाम छिपा कर लेना चाहिए कि ये विवेक बात भूल कर वे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए और भले गले से शंकर की स्तुति करने लगे। फुटपाथ पर प्रिंसिपल साहब और रूपन कल का काम आज करने के लिए खड़े हो गए। बैद जी ने आंखें मूंद ली, पीठ पीछे मोटर आती जाती रही और लड़कियों की अंग्रेजी में सनी हुई आवाजें तड़प पैदा करती रही। खिलौने वाले किसी सिनेमा में किसी खिलौने वाली ने जैसे ट्यून बजाई हो, उसी की नकल पर कर्ण विस्फोटक संगीत की रचना करते रहे। पर जिस तरह विरोधी पक्ष की चीख पुकार और गाली गलौज का निस्सार मानकर असली मिनिस्टर कुनबा परस्ती के रास्ते पर सीधे चलते रहे, उसी निर्लिप्त भाव से बैद जी भी इन आवाजों को अनसुना करके शंकर जी की प्रार्थना में लगे रहे। हजारों श्रोतों की जड़ी बूटियों को कूट पीट कर उनकी प्रार्थना का जो कपड़ छंद शुरू हुआ, वो इस प्रकार था, हे शंकर, शत्रुओं को मारो, तुम रुद्र हो, मनमुनय हो, अखिल सृष्टि में सहांगारक हो, सन्निविष्ट हो। गांव में रमादीन बेगम केडवी कॉलेज के मैनेजर का चुनाव हार चुका है, उसने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के यहाँ प्रार्थना पत्र भेजा है कि चुनाव तमंचे के जोर से हुआ है। पुलिस कप्तान के यहाँ भी उसने शिकायत की है, तुम भंग और धतूरा खाते हो, हे शंकर, इन हकीमों की भ्रष्ट बुद्धि में तुम अपना भंग और धतूरा डालकर उसे कुछ और भ्रष्ट कर दो, उन्हें हमारे पक्ष में लिखने को प्रेरित करो, हे भूतनाथ, रामाधीन बेगम खेड़वी को मारो। ये त्र्यंबक सुगंधिमय पुष्टवर्धन मुझे मृत्यु के संग से वैसे ही तोड़ दो जैसे डंठल से खीरा, पर अमृत तत्व से मेरा साथ न तोड़ो, और ऐसी उस शत्रु को तुम अमृत तत्व के डंठल से तोड़कर मृत्यु के अंधकूप में ठेल दो। तुम सेवक की बाधा को अपनी बाधा मानते हो, तुम उस सेवक के सेवक शनिचर की बाधा दूर करो। प्रधान के चुनाव के विषय में उसके विरुद्ध शत्रु ने चुनाव याचिका प्रस्तुत की है, उसमें शनिचर को विजय दो, यदि शत्रु याचिका वापस ना ले तो उसे मारो। हे उमापति जगत कल्याण, पन्नग भूषण शिव रामस्वरूप कोऑपरेटिव सुपरवाइजर के सवाल को उठाकर शत्रुगढ़ यूनियन में गबन की बात कर रहे हैं। वे चिल्ला रहे हैं कि उसमें मेरा भी हाथ था। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नीच धूर्त एवं ईमानदार है और हाथ नहीं चढ़ा। पिछली बार वह मुझे अकेले में भय दिखा गया, तुम इस कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को मारो। हे रुद्र, देवलोक में तुम्हारा अस्त्र वर्षा है, अंतरिक्ष में तुम्हारा अस्त्र वायु है, भूलोक में तुम्हारा अस्त्र अन्न है। शत्रु को तुम चाहे बिजली गिराकर, चाहे आंधी चलाकर, चाहे कॉलरा या गेस्ट्रोटाइटिस से जिस किसी अस्त्र से तुम्हें सुविधा हो उसी से मारो। हे शिव, हे महेश, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ, तुम पर आनंदमय हो, अपने तेज से नवकाश को व्यक्त किया हो, तीव्र हो, सूक्ष्म हो, अनंत हो, आद्य हो, निशंग हो, इसलिए हे शिव, शत्रुओं को मारो। वह जी ने बड़ी ही दीनता से शंकर की वंदना की। इतने बड़े शहर में तरक्की और तलमाल पाने की इच्छा से पीड़ित सैकड़ों अफसर सवेरे 5 घंटे तक पूजा घर में बैठे बैठे जितनी दीनता एक साथ मिलकर भी नहीं निकाल पाते होंगे, उससे ज्यादा दीनता अकेले वह जी ने रास्ते में खड़े खड़े 5 मिनट के भीतर निकाल कर शंकर जी के सामने पेश कर दी। फिर इफरात हो जाने के कारण उनका बाजार भाव गिर गया और शायद इसलिए दीनता की उत्तम क्वालिटी और मात्रा की शंकर जी पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। शिवलिंग जैसा था वैसा ही था, उसे एक चिंगारी तक नहीं निकली, एक माला तक नीचे नहीं खिसका। वे जी ने जब आंखें खोली तो देखा भौतिक जगत वैसा ही है जैसा उनका आंखें मूंदने के लिए पहले था। फर्क यही था कि 10 गज की दूरी पर उपन बाबू चीख चीख कर प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। तुम बड़े 30 मार का बने हो, मुझे खन्ना का लौंडा बताते हो, मैं किसी साले के गुट में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बच्चों के साथ देता हूँ, क्या समझे प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब बड़े की तरह हंसकर बोले, बहुत हो गया रूपन, अब चुप हो जाओ, अभी तो कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब कह देता हूँ, जो तुमने 107 का मुकदमा चलवाया है उसमें कल ही सुलह हो जानी चाहिए। कल के बाद अगर इसकी पेशी पड़ी तो समझ लेना सभी स्टूडेंट इंकलाब जिंदा पर उतर आएंगे, तुम्हारी पार्टी वार्टी बंदर ही रह जाएगी। रूपन बैज जी ने नजदीक आते हुए कड़ी आवाज में पुकारा। उन पर बैज जी की मौजूदगी का असर नहीं हुआ। वे बोले, पिताजी, मैं तब नहीं बोला था, खन्ना मास्टर का और प्रिंसिपल साहब का जब झगड़ा हुआ मैं वहीं मौजूद था, बल्कि मैंने ही बीच बचाव कराया था कि 107 का मुकदमा बिल्कुल झूठा है।
खन्ना मास्टर को फंसाने के लिए चल रहा है। स्टूडेंट समाज इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। वैज ने ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर चलकर इस पर विचार कर लेंगे। न जाने प्रिंसिपल साहब को क्या हो गया, वे एकदम से चीख कर बोले, विचार तो कर लीजिएगा महाराज, पर ऊपर ने यहाँ बीच बाजार में मेरी बेइज्जती की है। खन्ना के पीछे इन्होंने मुझे क्या क्या नहीं कहा। अब क्या बताऊं, मिसेज खन्ना ने इनका दिमाग बिगाड़ दिया है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है अब मैं क्या बताऊं। वैजी ने गंभीरता से कहा, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं सब जानता हूँ। वे चलने को हुए पर ऊपर ने उन्हें रोक कर कहा, पिताजी ये बात यहीं तय हो जानी चाहिए। बोलिए आप क्या जानते हैं, बोलिए। मिसेज खन्ना को इस बातचीत में आपने क्यों घसीटा। वैजी रुके। उन्होंने नाटकीय शैली में प्रिंसिपल की ओर देखा। उस निगाह ने प्रिंसिपल को जीत लिया। फिर उसी शैली में उन्होंने रूपन को देखा। कोई सिलिर विलिर टाइप का आदमी होता तो उस निगाह के आगे वहीं ढह जाता, पर रूपन इस मामले में अपने बाप के भी बाप लपलपाते हुए बोले, बोलिए ना, रुके क्यों हैं। बेजी ने सांस भरकर कहा, मैं जानता हूँ रूपन, तुम अचानक अपने गुरु से क्यों द्रोह करने लगे हो और ये खन्ना मास्टर तुम्हारे क्यों साथी हो गए। बस बात तो ये है कि मुझे तुम्हारा वहां आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रूपन कुछ देर चुपचाप खड़ा, फिर उसने गले में लगे हुए रुमाल को कसा, हाथ में झोला लटकाते हुए बोला, समझ गए, आप मेरे कैरेक्टर पर सुबह करते हो, मैं सब समझ गया। वे उंगली उठाकर भविष्यवाणी करने वाले पोज में बोले, इन्हीं प्रिंसिपल साहब ने आपके कान भरे हैं, मैं जानता हूँ इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अचानक उन्होंने घूम कर कहा, और बद्री दादा, गांव भर में उनकी थोड़ी थोड़ी हो रही है, वे बेला को अपने घर बैठा ले उनसे कुछ कहने की हिम्मत तो होती नहीं आपकी उनके कैरेक्टर पर। प्रिंसिपल ने समझ लिया कि अब तो बिजली गिरने वाली है। इसके पहले कि अपने बड़े लड़के की बदचलनी की शिकायत सुनकर बैजी फुटपाथ पर बेहोश होकर गिरे, प्रिंसिपल ने रूपन को रोककर कहा, क्या बक रहे हो रूपन, होश में आओ। बैजी से बोले, जाने भी दीजिए महाराज, रूपन अभी लड़के हैं, कहीं कुछ सुन लिया हो, उसी को चिल्लाते हुए घूम रहे हो। पर बैजी को प्रिंसिपल की ओर से स्लीपा पोती या सांत्वना की जरूरत थी नहीं। रूपन के आवेश को शांति और गंभीरता के साथ झेल रहे थे। उनके चेहरे पर मूंछ की 2-3 फड़कनों के सिवाय कोई भी आकार विभ्रम नहीं था। रूपन जोश में बद्री के प्रेमकांड की भर्त्सना करने लगे। पहले वे इसके इतिहास में गुजरे, बाद में उन्होंने मसले की तत्कालीन परिस्थिति से संबंधित कुछ तथ्य और आंकड़े दिए। अंत में उन्होंने वैद्य जी की सब देखते देखते न देखने की कायर और पक्षपातपूर्ण नीति की निंदा की। उन्होंने ये प्रमाणित करना चाहा कि वैद्य जी उनके और बद्री के साथ दोहरे मानदंड लागू कर रहे हैं, जो प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। बात समाप्त करते करते उनका चेहरा तमतमा गया, ओठ फेने से गीला हो गया और आंखें मिचमिचाने लगी। प्रिंसिपल साहब पहले ही सांत्वना के शब्दों को बेकार समझकर अपना माल खिसियाए हुए मेवा परोस की तरह अपने झोले में समेट चुके थे। जी पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न देकर रूपन भी चुप हो गए और किसी तरकीब से कतराने की सोचने लगे। जी ने पूरी बात शांत भाव से सुन ली थी। गोया और रूपन का आवेशपूर्ण प्रलाप न होकर गीता के समुद्र वियोग का निचोड़ हो गया, जिसे उन्हें फुटपाथ पर पड़े प्रेम से पिलाया जा रहा हो। रूपन के चुप हो जाने पर उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा, चलिए स्टेशन वापस चला जाए, गाड़ी का समय हो रहा है। रूपन बाबू अपने पिता की शांतिपूर्ण रवैये के सामने लड़खड़ा गए। अचकचाते हुए उन्होंने अनिश्चय के साथ कहा, मैं रुक रहा हूँ, रात की गाड़ी से आऊंगा। उनकी बात अनसुनी कर दी गई। तनाव कम करने के लिए प्रिंसिपल ने उसी विषय पर ठंडे ढंग से कुछ कहा बद्री पहलवान के बारे में। बैजी उन्हें हाथ के इशारे से चुप करा दिए, फिर सरल ढंग से बोले, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं निर्णय कर चुका हूँ। रूपन बाबू को उत्सुकता ने झिझोड़ दिया, पर वे बेरुखी दिखाने के लिए कुछ दूरी पर खड़े खड़े सड़क की आम तरफ देखते रहे। बैजी ने इतनी आवाज ऊंची करके जितनी दिलचस्पी नहीं थी वे भी सुन लिए। कहा, मैं इतना पुरातनवादी नहीं हूँ। गांधी जी अंतर्जातीय विवाहों के पक्ष में थे, मैं भी हूँ। बद्री और बेली का विवाह सब प्रकार से आदर्श माना जाएगा, पर पता नहीं कि गायदीन की क्या प्रतिक्रिया हो, देखेंगे। क्या अगर उन्होंने रूपन की ओर देखा, रूपन को उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। वे बुदबुदा कर बोले, मैं जाता हूँ। प्रिंसिपल साहब भी इस प्रेम कांड का इतना सीधा अंत देखने को तैयार थे ही नहीं। घबराहट में उनके मुंह से अवधि निकल पड़ी। बोले, और महाराज, हम तो पहले ही इसे समझ बैठी रहे, आप जैसे सुधारवादी मनी। कहते कहते उन्होंने एक रिक्शे वाले को आवाज दी। बैजी ने कहा, ये क्या, आप नहीं जानते मैं रिक्शे पर नहीं चढ़ता, तांगा बुलाइए। प्रिंसिपल ने भूल के लिए क्षमा मांगी। बैजी ने कहा, रिक्शे का चलन इस देश के लिए कलंक है। आदमी होकर आदमी पर बैठना बहुत गलत बात है। कुछ देर में वो दोनों तांगे पर बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। रिक्शे के बहिष्कार मात्र से रिक्शा चालकों की लगनपूर्ण समस्या अपने आप सुलझ गई। अब देखिए 29, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।